नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर मैं अभिनव सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, छुट्टियों का दौर है और आज हम संविधान पर बात करेंगे। यहाँ संविधान में सबसे पहले क्लास लेकर आए हैं हम मूल अधिकार, जो कि भाग 3 में संकलित हैं। याद रखें, संविधान के भाग तीसरे में संकलित हैं मूल अधिकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा इत्यादि देखते हैं, उसके बाद में हर एक अधिकार के लिए अलग अलग वीडियो में, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी न हो जाए, उस हिसाब से देखा जाएगा। आप आर्टिकल 12 में देखेंगे तो इसकी परिभाषा दी गई है, और परिभाषा इस प्रकार है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। मतलब जो कि भारत की सरकार, भारत की संसद या किसी भी राज्य की सरकार या विधानमंडल या भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर आते हैं, या राज्य सरकार के भारत सरकार के नियंत्रण में जिन जिन कार्यालयों, जो कार्यालय हैं उनके अधीन जो भी लोग हैं, वे सभी इसके प्राधिकारी माने जाएंगे, इसके मूल अधिकारों के। अब आता है 13वें नंबर का आर्टिकल, जिसमें लिखा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, कि ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से या जिन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को संक्षिप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। अर्थात भाग 3 मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो सभी के सभी समस्त निर्णय या समस्त प्रकार की जो विधियां हैं वो शून्य हो जाएंगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पॉइंट दूसरा दिया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती है, कि ऐसे कोई अधिकार, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिसके माध्यम से ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को कम किया जा सके या एकदम से छीन लिया जाए। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब कोई बड़ा कानून बनाया, उसमें से कोई 2 पॉइंट ऐसे थे जो मूल अधिकारों को छीनते हैं या उनका हनन करते हैं या उनको कम कर देते हैं, तो उतना भाग उस नए कानून में से हटा दिया जाएगा या शून्य रखा जाएगा। तीसरा है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, क्या पॉइंट है, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है तो वो भी। ख का है, प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत, ये जो भी विधियां हैं उनके प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, प्राधिकारी का अर्थ होता है अधिकारी, विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले से निरसित नहीं कर दी गई है। मतलब ऐसी कोई विधि है जो आज़ादी से पहले या इस संविधान के लागू होने से पहले से बना दी गई है और उसे हटाया नहीं गया है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। और इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी। कुल मिलाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि समता के अधिकार के अंतर्गत कुल 5 प्रकार की समताओं को शामिल किया गया है। पहली है अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 14 है और ये विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 में किया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, जेंडर या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, मतलब भेद करने का प्रतिषेध, भेद करने का पर रोक लगाई गई है। अर्थात यहाँ भी समानता मानी जाएगी। किसी भी किन्हीं 2 धर्मों को मानने वाले लोगों, किन्हीं 2 अलग अलग जेंडर्स के अलग अलग स्थानों पर जन्म लेने वाले, अलग अलग जातियों में अलग अलग जिनकी वंश परंपरा है, उस आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में दिया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का अधिकार, अर्थात सरकारी सेवा में जाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई असमानता नहीं रखी जाएगी आर्टिकल 16 के तहत। और आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड की कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत, और इनका विस्तृत विवरण हम आगे एक एक करके जानेंगे, हर एक आर्टिकल का अलग अलग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो 14 नंबर लिखा है ये आर्टिकल का नंबर है, अनुच्छेद का नंबर है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता, अर्थात राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन? राज्य। कहाँ? भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको। 15वें आर्टिकल में लिखा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसमें कुल मिला के 4 चीज़ें शामिल की गई हैं। देखते हैं पहले नंबर से कि राज्य किसी भी, राज्य का अर्थ यहाँ पर सरकार से है, राज्य का अर्थ किससे है? सरकार से। कि सरकार किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक या एक से अधिक किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। दूसरा है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, कुछ अलग पॉइंट दिए हैं, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः मतलब आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। हम किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर ये जो सार्वजनिक चीज़ें हैं इन पर प्रवेश करने से रोक नहीं सकते। तीसरा है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के से निवारित नहीं करेगी। मतलब सरकार, राज्य सरकार यदि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना चाहे तो उससे वंचित नहीं करेगी। चौथा है इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। मतलब इस समता के इस आधार, मतलब 15वें नंबर के आर्टिकल के माध्यम से देखा जाए तो ये जो राज्य सरकार यदि SC ST के जो लोग हैं उनके लिए या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए यदि किसी भी राज्य की सरकार कोई भी विशेष उपबंध या कोई विशेष प्रावधान करना चाहे तो ये उस पर रोक नहीं लगाएगा। संविधान 24वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा के द्वारा अंतः स्थापित किया गया, और जो दूसरा है वह है पहले संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वे, जैसे 2 नंबर में पहले संविधान संशोधन में ये चीज़ें जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं। 5वां है उसी दूसरे का कि 15वें नंबर के आर्टिकल का कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित मामला रहेगा। मतलब किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में आप किसी भी जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर किसी दूसरे बच्चे को प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते। सिर्फ ये आर्टिकल 15वें की बात हो रही है। अब आते हैं आर्टिकल 16 में। यहाँ पर है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता रहेगी। दूसरा है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उनमें कोई विभेद या अंतर किया जाएगा। तीसरा है इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले
किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ क्षेत्र के भीतर निवास विषय के कोई अपेक्षा विहित हो तो वहाँ पर निवारित नहीं कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के विशेष वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध से निवारित नहीं करेगी। किसी भी प्रकार की विशेष कैटेगरी में यदि उसके पद जो कि आरक्षण के फॉर्मूले के तहत नहीं है तो वहाँ पर उपबंध से निवारित हटाएगी नहीं। चौथा कहे कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों की अनुसूचित जातियों जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं के में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिमाणिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ख 4 में ख है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई रिक्तियों को, जिसे बैकलॉग के नाम से जानते हैं, जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के किसी विशेष उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात जो बैकलॉग की सीटें हैं वह उसी कैटेगरी से भरी जानी है। 5वां है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर मतलब लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का हो, कि किसी भी विभाग में किसी जाति या धर्म से संबंधित कोई बड़ा अधिकारी है तो वह अपने धर्म और जाति से संबंधित लोगों को शामिल नहीं कर सकेगा। 17वें नंबर का है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और मतलब एक झटके में किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। 18वां है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत 18वें नंबर के आर्टिकल में लिखा है। पहला पॉइंट है कि राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई विशेष उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कौन है? सरकार। किससे संबंधित? सेना में के जो पद हैं जैसे कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, वो रहेंगे उनके साथ। और विद्या से यदि आपने PhD किया है तो आप डॉक्टर अपने नाम से पहले डॉक्टर लिखने के पात्र हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा। तीसरा है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और चौथा है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकेगा। मतलब भारत सरकार का कोई कर्मचारी है तो वह या कोई भी आम नागरिक जो भारत का रहने वाला है वह किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की भेंट, उपलब्धि या पद प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि राष्ट्रपति महोदय की अनुमति न हो। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए थे उनके फुटनोट्स हैं, यहाँ पर उनको देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें अंतः स्थापित की गई और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर विलोपित की गई या प्रतिस्थापित की गई है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। और अगला वीडियो हम लेकर आ रहे हैं स्वतंत्रता या स्वातंत्र्यता के अधिकार के साथ साथ। चलिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।